क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैग्नेटिक मटेरियल्स 1.1 तैयार? फीडबैक दिया कि नहीं रे? फीडबैक दिया कि नहीं? हाँ रे, फीडबैक पब्लिक देती नहीं है। क्यों नहीं दिया रे फीडबैक? कितने लोग ने फीडबैक दिया? क्या फीडबैक दिया रे? पढ़ा नहीं मैंने अभी तक से तुम लोग का फीडबैक। टाइम नहीं मिला मेरे को। मैंने अभी अभी देखा। अच्छा, आधे लोग को पता ही नहीं है कि फीडबैक का फॉर्म आया अपने ग्रुप पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। कैन वी स्टार्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स? गिव मी यस और नो। तैयार? अगला 1 से 1.5 घंटा आराम से बैठिए, जिंदगी के मजे लीजिए। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर, आज ही खत्म हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 ही टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। आसान भाषा में, एक मटेरियल मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है और एक दूसरा मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करता। मतलब मैग्नेट के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो मैग्नेट है, यानी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और किसी और चीज में, जैसे प्लास्टिक में, वुड में, आपके हाथ में जो पेन है उसमें, हम खुद ह्यूमंस, आपके हाथ में मोबाइल हो सकता है, ये लोग मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करते। ये चीज हमें थोड़ी सी समझनी है, इसलिए टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। सबसे पहले अगर हम थोड़े बैकग्राउंड में जाके अंडरस्टैंड करें, सो बहुत बार हमें यह बताया गया है कि अगर हम चार्ज इन मोशन, अगर हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी एक चार्ज मोशन में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज मोशन में होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड या वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। कौन? चार्ज इन मोशन। हो सकता है आपने आज ये पहली बार सुना हो सकता है आप बोलोगे सर ये कब हुआ? हुआ 11th स्टैंडर्ड में। ऑयस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने, अगर हम उनसे मुलाकात करेंगे तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक वायर से करंट को भेजा था और उनके डेस्क पे एक कंपास रखा हुआ था। जैसे ही करंट भेजा वैसे ही इस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद होगा कंपास वाला, तो उसमें ऑयस्टर ने साफ साफ कहा कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वैसे आप मेरे साथ ईएमआई चैप्टर भी पढ़ के बैठे हुए हैं, एसी चैप्टर भी आप मेरे से पढ़ के बैठे हुए हैं, तो आपको ये पता है कि करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हाट इज अ करंट कैरिंग कॉइल? एक करंट कैरिंग कॉइल में होता क्या है? करंट कैरिंग कॉइल, करंट मतलब क्या होता है आपके लिए? करंट का मतलब होता है आपके लिए इलेक्ट्रॉन इन मोशन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। इसका मतलब जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जरूर करता है। इस बात से आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज जो आपके दिमाग में मैं फिट करना चाहता हूं,
अगर आप एक एटम को कंसिडर करेंगे, एटम यानी बीच में आपके पास एक न्यूक्लियस है, बराबर। उस न्यूक्लियस के आजू बाजू आपको कुछ ऑर्बिट्स नजर आ सकते हैं, इस तरह से। उन ऑर्बिट्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे घूमी घूमी करते हुए। सेंटर में जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है वो एक न्यूक्लियस है। उसके आजू बाजू you will easily find some electrons who are not at rest. You know this thing that electrons revolve around the nucleus. ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, यानी कि आप ये बात जानते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चुप नहीं बैठे हुए। एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं, वो मूव कर रहे हैं। और अभी अभी आपको पता चला कि अगर कोई चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक एटम खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे? एक एटम किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, and if the electrons are revolving around the nucleus, the electrons are in motion. That means the charge is in motion, and if the charge is in motion it will produce magnetic field. But दुनिया को देखते समय तो ऐसा ही लगेगा ना कि एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एटम, हर चीज एटम से बनी होती है। आपकी लकड़ी, आपका मैग्नेट, या आपके हाथ में प्लास्टिक, दुनिया की हर एक चीज एटम से बनी होती है। अगर एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वुड भी तो एटम से बना हुआ है, एक मैग्नेट भी एटम से ही बना होगा, प्लास्टिक भी एटम से बना हुआ है, तो वुड भी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। मैग्नेट तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता ही है, प्लास्टिक भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। वैसे दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, दुनिया की हर चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। पर इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, राइट? सो इफ एटम हैज magnetic field, then everything in this world should show magnetic property. क्या पहली बात आपको समझ में आई? और क्या दूसरा सवाल आपको वैलिड लग रहा है? दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, और अगर एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो दुनिया की हर चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए, दुनिया की हर चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। और एटम मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है उसका मैंने आपको पूरा यहाँ पे वर्णन दिया। आपने खुद इस बात को यकीन में बहुत बदला है कि भाई चार्ज मोशन करता है, और चार्ज अगर मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मतलब एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात यह है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को कंसिडर करते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर सब्सटेंस है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, इस रेक्टेंगुलर सब्सटेंस को मैं 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? होता यह है कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो सब्सटेंस आपके सामने है, इसमें बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है। एक एटम दूसरे एटम से पूछता है कि यार तेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? तो वो बोलता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो ये एटम उस एटम से बोलता है, अरे तेरा और मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, आजा अपन लोग एक घर में रहते। फिर एक एटम दूसरे वाले एटम से पूछता है, तेरा डायरेक्शन किधर है? वो बोलता है मेरा डायरेक्शन इधर है। बोलता है आजा यार अपन साथ में रहते हैं ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ऐसे हर एक एटम्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही पर्टिकुलर दिशा में है, वो एक ग्रुप बना के एक जगह रहने लगते हैं और वो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देते हैं। ये झंडे के ऊपर एक एरो मार्क लगा हुआ होता है। ये झंडा सब लोगों को यह बताता है कि तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सिमिलरली ये घर वाले इधर लगाते हैं, उनके झंडे पे एरो ऐसा बना है। सिमिलरली किसी के झंडे पे एरो ऐसा बना होगा। सिमिलरली किसी के झंडे पे एरो ऐसा बना होगा। आपके दिमाग में डाउट आएगा, सिर्फ 4 डायरेक्शन हो सकते हैं? कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, पर मैं आपके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं कि अगर किसी ने राइट साइड में झंडे का डायरेक्शन लगाया तो कोई और पक्का होगा जिसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। अगर किसी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है तो किसी का नीचे पक्का होगा। ये जो झंडे का डायरेक्शन आप यहां देख रहे हैं, इसको बोला जाता है डोमेन। डोमेन माने, डोमेन एक ऐसा एरो मार्क है जो आपको उस पर्टिकुलर घर में रहने वाले सारे के सारे एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। यानी कि इस ब्लू वाले घर में रहने वाले सारे के सारे एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये एक एरो आपको बता रहा है। यानी कि हम सब राइट हैंड डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सिमिलरली इस घर में रहने वाले सारे के सारों का लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप तो एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि ब्लू वाले घर का डोमेन येलो वाले घर के डोमेन को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आप चेक करके देख सकते हैं। यानी कि ऐसा समझो कि ब्लू वाले घर की मैग्नेटिक फील्ड येलो वाले घर की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगी, और ये वाला जो पिंक वाला घर आपको दिख रहा है, ये वाले घर की मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट वाले घर की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगी, और जो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का नेट आएगा वो 0 आएगा। ये होता है आपके मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। यानी कि उनके एटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा करते हैं, पर सारे एटम्स की जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है तो वो एक दूसरे से कैंसल आउट होकर 0 हो जाती है। ये है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कहानी। आप देखना चाहते हैं एक मैग्नेटिक मटेरियल की कहानी में क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल की कहानी में अगर आप ऐसे 4 भाग बना भी ले तो भी आपको समझ में आएगा कि चारों भाग में रहने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि हमारी डायरेक्शन इधर है। ये इलेक्ट्रॉन भी कहता है हमारी डायरेक्शन इधर है। ये इलेक्ट्रॉन भी कहता है हमारी डायरेक्शन इधर है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, एटम्स कहते हैं हमारी डायरेक्शन इधर है। यानी कि एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये खासियत होती है कि उसके सारे के सारे जो एटम्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में निकलती है।
आप मुझसे ये भी सवाल पूछ, सर ऐसा क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ऐसा होता है तभी तो ये बंदा स्पेशल है। ऐसा होता है कि उसके सारे के सारे एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दिशा में है, तभी तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तभी तो उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर आप मुझे यो यो हनी सिंह के गाने पे पूछेंगे ब्लू है पानी पानी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पानी ब्लू क्यों है, बिकॉज आई नो इट। उसके पीछे तथ्य है, इसके पीछे भी तथ्य है, पर वो केमिस्ट्री में उतना कौन जाएगा? फिजिक्स पढ़ते, छोटा मोटा तथ्य है ना? आपके कंप्लीट ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये वो अलाना फलाना। इससे अच्छा आप ये समझो कि ऐसा होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, यहां पे आपका एम नेट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इस बंदे के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? और ये बंदे के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बंदा मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। यश मेरे भाई, मैं जानता हूं कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटाइजेशन। मैं ये भी बात जानता हूं कि तुम टेक्स्ट बुक का लास्ट का कोई डायग्राम देख रहे होगे या सेकंड लास्ट पे कोई डायग्राम देख के सोच रहे होंगे कि सर आगे का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैं आगे का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें मैग्नेटाइजेशन समझना है तो तुम्हें ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है? टेक्स्ट बुक ने इन सब चीजों को बाद में एक्सप्लेन किया, पहले मैग्नेटाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैग्नेटाइजेशन टॉपिक समझने के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। सो क्लास, एज यू नो कि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, हर एक एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, और हर एक डायरेक्शन में अलग अलग की मैग्नेटिक फील्ड में वो लोग ग्रुपिज्म फॉर्म करते हैं जो लोग एक ही दिशा में जाते हैं। इस ग्रुपिज्म की वजह से एक ग्रुपिज्म दूसरे ग्रुपिज्म को कैंसल आउट करता है, ये ग्रुपिज्म इस ग्रुपिज्म को कैंसल आउट करेगा, एम नेट आपका 0 मिलेगा, जो आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की कहानी है। मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता, भूलिए मत, ये जो एरो मार्क है इसको बोला जाता है डोमेन। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा क्या होता है और मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा क्या होता है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। चैप्टर आसान है, तुम ठंडे पड़े रहोगे तो कैसा चलेगा? बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल मेरा ध्यान से सुनना, अगला सवाल मेरा ध्यान से सुनना। कैन अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कैन अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल become a magnet? या can a non-magnetic material be converted into a magnet? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को पक्का एक मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, हाउ? उसके लिए आपको गौर फरमाना पड़ेगा। सबका ध्यान वापस यहां पे हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि आपकी नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 हो जाती है। बराबर? आपको क्या करना है? आपको अप्लाई करना है एक
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप अपना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लीजिए और उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। यहां पे एक नॉर्थ पोल, यहां पे एक साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से निकलेगी एक मैग्नेटिक फील्ड, जाएगी साउथ पोल तक। आप जानते हैं ये जाएगी ऐसे, बराबर, ये जाएगी ऐसे। ये जो रेड कलर की आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने ऐसा रखा तो धीरे धीरे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सारे के सारे डोमेन्स हैं, वो डोमेन्स रीअरेंज देयर डायरेक्शन in the direction of external magnetic field, यानी कि आपको सारे के सारे डोमेन्स थोड़ी देर के बाद ऐसे नजर आएंगे। क्या डोमेन्स का डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप अपने डोमेन्स, यानी कि आप एक एटम के द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, पर आपको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने वस्तु को रखना पड़ेगा। फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर के सारे डोमेन्स को घुमा देगी। आप देख सकते हैं ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, आपने इसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। आप देख सकते हैं उसके डोमेन्स पूरे के पूरे चेंज हो गए। तो क्या अब ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेटिक मटेरियल बन गया है? यस, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेटिक मटेरियल। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पर अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एक काम करो, आप लेक्चर बंद करो, मुझे बहुत बढ़िया समझ में आ गया है, मैं एक काम करता हूं, मेरे घर में अभी जितनी भी चीजें हैं ना, सबको मैग्नेट बना दूंगा। खत्म करो सर अभी कहानी, आपने इतना बढ़िया नॉलेज दे दिया। अभी नीचे से एक पेड़ काट के लेके आता हूं, एक पेड़ की लकड़ी काट के लेके आता हूं सर। मैं चाहता हूं आज मैं मेरा मोबाइल मैग्नेट बना दूं। अब आपने इतना बढ़िया सिखा दिया है सर, बस एक मार्केट जाता हूं, एक बड़ा मैग्नेट लेके आता हूं, उस बड़े मैग्नेट के बीच में सारी चीजें रख देता हूं, सब मैग्नेट बन जाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, मैं मार्केट में भेजूंगा मैग्नेट वाला फोन, मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन मैग्नेट है। कितना मजा आएगा सर। 10,000 का फोन मैं 50,000 में भेजूंगा, मोबाइल इज मैग्नेट, वाओ। यानी कि सवाल ये उठता है, क्या हर ऑब्जेक्ट जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये सवाल आप लोग के दिमाग में वैलिड लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सवाल में बहुत दम है सर? एकदम सही कह रहे हो सर आप, सवाल में दम है सर। क्या कहते हैं, सवाल वैलिड है? क्या आप हर ऑब्जेक्ट जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो ये वाले ट्रिक से? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मैग्नेट मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर कौन कौन से लोग मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो सकते हैं? जवाब बिल्कुल सिंपल है, जिनके पास परमिएबिलिटी नाम की चीज है, यानी कि म्यू नॉट। सुना है कभी परमिएबिलिटी के बारे में? सुना है परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी
to allow magnetic field to pass through। याद आया? यानी कि आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर सके। जब मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर एंटर करेगी और वो उसके डोमेन्स को रीअरेंज करेगी, तब तो वो जाके नॉन मैग्नेट से मैग्नेट बनेगा। यू शुड हैव अ गुड परमिएबिलिटी। आया? कुछ समझ में आया? यानी कि अगर आप बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला है म्यू नॉट टाइम्स एम। एम को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। बी यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डज मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल मीन्स? मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बोले तो कि आपका मटेरियल मैग्नेटाइज कितना हुआ, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एम नेट अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज एम नेट? एम नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब किसी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है, यानी कि एक नॉर्थ पोल साउथ पोल आता है, तब जाके तुम कहते हो कि वो मैग्नेटाइज हो गया। जरा ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे सारे के सारे डोमेन्स ऐसे अरेंज हो गए तो तुम खुद ही कल जाके चिल्लाओगे कि यहां पे नॉर्थ पोल आ गया है और यहां पे साउथ पोल आ गया है। और अगर तुम्हारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक तुम्हारे पास साउथ पोल है, तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तुम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम करोगे, उसी को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हारा मैग्नेट एक 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम करोगे। क्योंकि तुम्हें यह बात जाननी जरूरी है, क्या मैग्नेट में सब तरफ मैग्नेटाइजेशन हुआ है? क्या सिर्फ ऊपर के ऊपर तरफ हुआ है? मैग्नेट के अंदर के, साइड के, बाहर के, ऊपर के, नीचे के, सब जगह के डोमेन्स ने क्या अपना डायरेक्शन बदला है? अगर तुम मैग्नेट की सब जगह के बारे में फिक्र रख रहे हो, यानी कि तुम मैग्नेट की वॉल्यूम के बारे में फिक्र रख रहे हो। इसलिए पूछा गया कि तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर अच्छा है, यानी कि तुम्हारा मैग्नेट अच्छा मैग्नेटाइज हुआ है, तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन ज्यादा अच्छा हुआ है। पर इसके लिए म्यू नॉट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हें यह बात समझ में आई? अगर तुम्हारा म्यू नॉट अच्छा है और तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन अच्छी तरह हुआ है, यानी कि तुम्हारे पास अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है। पर तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन कैसे होगा? तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन होगा अगर तुम्हें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तब तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन होगा। यश का सवाल है कि सर क्या आधा मैग्नेटाइजेशन हो सकता है? हो सकता है आधा मैग्नेटाइजेशन। अगर आपने उस मैग्नेट को आधा ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो आधा मैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा सब्सटेंस मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है। अगर आपका म्यू नॉट काफी अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि समझो आपने पूरा का पूरा सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, पर फिर भी अच्छा मैग्नेटाइजेशन नहीं मिला, तो आप ऐसा बोलोगे अरे आपने तो बोला था सर पूरा का पूरा रख देना, मैंने तो पूरा का पूरा रख दिया था। फिर मैं आपको जवाब दूंगा शायद म्यू नॉट अच्छा नहीं था। हो सकता है म्यू नॉट इतना अच्छा नहीं था कि सारे के सारे डोमेन्स अपने आप रीअरेंज हो गए। हो सकता है 50% डोमेन रीअरेंज हो गए, 50% डोमेन रीअरेंज नहीं हुए। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो डोमेन्स को रीअरेंज कर पाए।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी गलती हो सकती है। कल को तुम दो छोटे छोटे मैग्नेट लेके आओगे, हाँ, और तुम बोलोगे सर मुझे बताया गया है कि इस मटेरियल का परमिबिलिटी बहुत अच्छा है, अब मैं इन दो छोटे छोटे मैग्नेट के बीच में इस बड़े सी चीज को रख रहा हूं। तुम 1 घंटा रखो या 1 साल तक रखो, ये बड़ी सी चीज मैग्नेटाइज नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे मैग्नेट इतने ताकतवर नहीं है कि वो इसके डोमेन को रीअरेंज कर पाए। तो क्लास बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, और आपके जो डोमेन्स हैं वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज होते हैं। जिस तरफ आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जाती है उसी तरफ आपके डोमेन्स भी जाएंगे। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को हम नंबर 1 मान लेते हैं। क्या यहां तक थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में समझ में आ रही है? क्या लगता है आपको? आ रही है बात? समझ में आ रही है सबको? सबको समझ में आया मैग्नेटाइजेशन में पर यूनिट वॉल्यूम क्यों लिखा है? पक्का? चेक कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी और नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं। किसके बारे में? हम एक टोरॉइड को स्टडी करने जा रहे हैं। टोरॉइड स्लैश सोलेनॉइड। आप जानते हैं टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं, बराबर? क्या फर्क होता है एक सोलेनॉइड और टोरॉइड में? टोरॉइड ऐसा गोल किस्म का होता है, ठीक है, ये आपका टोरॉइड। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आपका टोरॉइड। सोलोनॉइड ऐसा होता है। ये हो गया आपका सोलोनॉइड। आई होप सब लोगों ने टोरॉइड और सोलोनॉइड देखा हो। आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि आप जो ये गोला आकार नाम की चीज देख रहे हैं, जिसको मैं आपके लिए अभी येलो कलर में शेड कर रहा हूं, इसको कोर बोला जाता है। कोर। कोर यानी कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आप सोलोनॉइड या टोरॉइड की वायर को लपेटते हैं। आप इसके ऊपर वायर लपेटेंगे। ये जो येलो कलर की चीज मैं आपको शेड करके फिलहाल दिखा रहा हूं क्लास, इसको बोला जाता है कोर। क्या बोला जाता है इसको? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज कोर। कोर वो चीज होती है जिसके ऊपर आप इस तरह से आपके टोरॉइड की वायर को और इस तरह से सोलेनॉइड की वायर को लपेटा जाता है। कृपया करके थोड़ी अपनी याददाश्त ताजी करें और बचपन को जरा याद करें। आप जानते हैं ना, सोलोनॉइड वगैरह आपने पढ़ा है। सो क्लास, हो सकता है कि आपको शायद ये ना पता हो, पर अभी तो आपको पता चला। तो क्या आपने अभी इस चीज को अपने दिमाग में रखा कि ये जो चीज आप देख रहे हो और ये जो चीज आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है कोर। कोर क्या है? जिसके ऊपर आप वायर को लपेटते हैं। जो आपका कोर होता है वो बना होता है सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं होता कि वो सॉफ्ट होता है, कि आप उसको दबा दबा के चेक करो कुछ 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 सॉफ्ट आयरन, ऐसा सॉफ्ट कुछ कुछ, ऐसा नहीं होता वो सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है कि उसका परमिएबिलिटी मस्त होता है, यानी कि उस सॉफ्ट आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह से पास हो सकती है।
आदित्य होता है ना, आप जो कह रहे हो ना कि अगर आपके पास इस तरह का एक बोर्ड है, नहीं आदित्य कामले, सॉरी आदित्य कामले, आपके पास एक बोर्ड है, उसके ऊपर आपने इधर मैग्नेट रखा, पीछे की साइड में कॉइन रखा, तो अगर आप इस मैग्नेट को ऐसा हिलाओगे तो वो पीछे से कॉइन भी हिलता है, क्योंकि ये मैग्नेट उस कॉइन को मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा रहा है, और ये जो बोर्ड है ये अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को जाने के लिए। इट इज पॉसिबल। ठीक है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो सॉफ्ट आयरन है उसकी परमिएबिलिटी बहुत ही अच्छी है। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि उस बंदे के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। पर उसके पास खासियत यह है कि उसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर उसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी है तो हमें खुशी होनी चाहिए क्या? अगर उसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी है तो क्या सॉफ्ट आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है? क्या लगता है आप लोग को? बराबर है? बराबर है या नहीं? यही तो वो चीज है जिसका हमें इंतजार था। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। होता क्या है कि आप इधर से करंट भेजते हैं, इस वायर में करंट जाता है और फिर यहां से करंट बाहर आ जाता है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक टोरॉइड या सोलोनॉइड के अंदर जो आपका करंट है वो म्यू नॉट एनआई नाम का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सही कहा कि गलत कहा? जानते हैं आप इस बात को? म्यू नॉट एनआई, या फिर आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस एज म्यू नॉट एच। एच बराबर एनआई होता है, एनआई को आप एच लिख सकते हैं। एच, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एन इंटू आई को आप एच लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आप बहुत बार देख चुके हो, बस आज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि एनआई की जगह पे एच लिखा जा सकता है, बस। क्या आप ये जानते थे कि the magnetic field produced by a solenoid is mu naught Ni and the magnetic field produced by a toroid is also mu naught Ni? कितने लोग ये बात पहले से जानते थे? कम ऑन। सोलोनॉइड के करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, सोलोनॉइड के वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, क्या उसका फॉर्मूला म्यू नॉट Ni था? ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। बराबर है। अब मेरी अगली बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। द magnetic field produced by wire carrying current, the magnetic field produced by the wire carrying current will act as external magnetic field for soft iron, and it will magnetize soft iron। क्या लिखा मैंने? जरा डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, दिमाग यहां होगा तो आपको समझ में आएगा। प्लीज ये बात को ध्यान से समझिए कि आपकी वायर में से फ्लो होने वाला करंट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया उसका नाम BI है।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ सॉफ्ट आयरन के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है ना, वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है। सॉफ्ट आयरन बोलेगा आइला मेरे आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड, सॉफ्ट आयरन बोलेगा आइला मेरे आजू बाजू उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। फिर सॉफ्ट आयरन बोलेगा आइला मेरा परमेबिलिटी बहुत अच्छा है इसलिए मेरे में एंटर कर रही है। ऑब्वियसली एंटर करेगी ना, अगर ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहां पैदा हो रही है, वायर में चुपचाप थोड़ी बैठेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं हम वायर तक ही रहेंगे, हम क्यों किधर जाएंगे। अरे बाबा वायर सॉफ्ट आयरन पे इसीलिए लपेटा गया है, जो वायर है उसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटने का रीजन ही ये है कि तुम जो वायर हो ना बेटा, तुम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो। वायर बोलेगी पहले करंट भेजो, ले करंट दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो, तो वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अब ये मैग्नेटिक फील्ड घुसेगी सॉफ्ट आयरन के अंदर, सॉफ्ट आयरन के अंदर घुसेगी क्योंकि तुम्हारा परमेबिलिटी बहुत मस्त है, पहले तुम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल थे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें एक मैग्नेटिक मटेरियल बना देगी। कैसे बनाएगी पता है ना, पहली वाली स्टोरी इसी खुशी में तुम्हें समझाई थी मैंने, डोमेन्स को रीअरेंज करेगी। सॉफ्ट आयरन एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके डोमेन इधर उधर घूम रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंट्री मारेगी और सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स को बोलेगी ए चलो सब लोग एक दिशा में, चलो सब लोग एक दिशा में। यानी कि क्या तुम इस बात पे यकीन रखते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर कैरिंग करंट विल act as an external magnetic field for the soft iron and it will magnetize soft iron। कितने लोगों को इस बात पे यकीन आ रहा है, कितने लोगों को इस बात पे यकीन आ रहा है कि सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाएगा, कितने लोगों को इस बात पे यकीन है कि सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाएगा। आ रहा है यकीन, आ रहा है बेटा, यकीन बहुत जरूरी है, यकीन बहुत जरूरी है। क्या तुम ये बात समझ रहे हो कि जब सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा तो सॉफ्ट आयरन के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट टाइम्स एम, जो तुमने अभी अभी पढ़ा, याद आया। किसी का मैग्नेटाइजेशन होने के बाद उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो म्यू नॉट टाइम्स एम होती है। एम इज द मैग्नेटाइजेशन, तुम्हारा कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा परमिएबिलिटी कैसा था। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट आयरन मिल जाएगी। तुम्हें इस बात पे यकीन है ना कि अगर सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो गया तो उसके पास उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं तुमको पूछूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तो तुम्हें ये बात पता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्ट आयरन, है या नहीं, है या नहीं। कहानी में अब दो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड वन मोर मैग्नेटिक फील्ड ने अभी जन्म लिया है और वो है सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक फील्ड जिसने अभी अभी जन्म लिया है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिला के तुम्हारे सोलोनॉइड की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, और इसी चीज को तुम बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तुम सोलोनॉइड को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ट्रीट करो, तुमने इसमें से करंट भेजा, अभी सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन गया है। अब तुम यहां पे कचरा कुंडी में जाओ और कचरा कुंडी में इतना सारा कचरा पड़ा होगा और इस सोलोनॉइड के ये वाले पार्ट को कचरा कुंडी में के पास लेके जाओ, ये वाला पार्ट सारे के सारे मेटल पीसेस को अपनी तरफ खींच लेगा। फिर तुम इस सोलोनॉइड को उठा के कहीं और लेके जाओ और इस वायर में से फ्लो होने वाले करंट को बंद कर दो, तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरफ बिहेव करना बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें चिपके हुए सारे के सारे मेटल के टुकड़े एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, गिर जाएंगे वो। यानी कि तुम जब चाहो तब सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट बना सकते हो और करंट बंद करके तुम उसको वापस नॉर्मल सॉफ्ट आयरन बना सकते हो। यह है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट।
यानी कि जो सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक फील्ड है वो तब तक तुम्हारा साथ देगी जब तक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट ही एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो सॉफ्ट आयरन के अंदर जाता है, सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स को रीअरेंज करता है और उनको एक नई मैग्नेटिक फील्ड का जन्म मिलता है। करंट बंद हो गया तो ना तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ना तो सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स को रीअरेंज करने के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यानी कि सॉफ्ट आयरन के डोमेन्स क्या बोलेंगे, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम लोग चले हमारे वापस अपने अपने दिशा में। पर अभी थोड़ी और बातें बाकी हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट वाज म्यू नॉट एच प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट आयरन इज म्यू नॉट एम। यहां से आप म्यू नॉट को कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा H प्लस एम। बहुत ही बढ़िया। यहां तक समझ में आया, क्योंकि इसके बाद एक और धमाका तुम्हारे सामने करना है, एक और बहुत नई चीज तुम्हें बतानी है। पर यहां तक ओके है क्या? इस वाले फॉर्मूले तक कितने लोग को अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ सर थोड़ा मजा आ गया है, हमें समझ में आ गया है इस वाले फॉर्मूले तक? बढ़ू आगे बढ़ू। चल, अगला जो धमाका मैं तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं वो धमाका ये है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है ऐसा, मतलब H और मैग्नेटाइजेशन के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। ये जो चीज आप यहां पे देख रहे हो ना, इसको पढ़ा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। susceptibility and it is read as chi। chi x नहीं है, स्टाइलिश x है। आपको एक दो टाइम लगेगा बनाने के में आने के लिए, पर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इट्स अ स्टाइलिश x। ची बोला था, ची। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नाम की चीज है, ये होता क्या है? ये एक मेजर है ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मटीरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपका मटीरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद कैसा बिहेव करता है, इसका मेजर ये क्वांटिटी आपको देता है। दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कैसा बिहेव करने का मतलब क्या है कि भले ही उसका परमिएबिलिटी अच्छा हो या बुरा हो, परमिएबिलिटी तो सिर्फ इस बारे में आपको जानकारी देता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने के बाद क्या सारे मटेरियल्स एक जैसा बिहेव करेंगे? नहीं, हर मटेरियल अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपने यहां पे एक मटेरियल रखा हुआ है और उस मटेरियल को आपने एक ऐसे रूम में रखा है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे रूम में आपने वही सेम मटेरियल रखा है पर यहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास की और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास की। याद रखिए,
जो दोनों रूम में मटेरियल रखे गए हैं वो एग्जैक्टली सेम मटेरियल है, ये मटेरियल और ये मटेरियल एग्जैक्टली सेम है। पर क्या आप जानते हैं कि इस वाले मटेरियल का बिहेवियर और इस वाले मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग होगा? क्यों? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद सारे के सारे डोमेन्स को एक जैसा बिहेव करना चाहिए। मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होने का मतलब क्या है? व्हाट डज मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होने का मतलब? ये वाला मटेरियल बोलेगा ठीक है, तुमने मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई उससे मेरे डोमेन रीअरेंज होने के लिए तैयार है। ये वाला मैग्नेट बोलेगा तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसके वजह से मेरे डोमेन रीअरेंज होने के लिए तैयार है। पर क्या तुम इस बात को भूल रहे हो कि मेरे आजू बाजू का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? इस 100 डिग्री सेल्सियस की वजह से मेरे डोमेन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मेरे डोमेन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। यह बंदा बोलेगा मैं तो बहुत मस्त हूं, 25 डिग्री सेल्सियस, वाह क्या टेम्परेचर है। क्या आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे मैग्नेटिक बिहेवियर अलग तरह से देखा जा सकता है। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कोई गलती नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर की गलती है, जैसे कि टेम्परेचर। यह मेजर करने का काम इसका है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैं वापस ये बात को दोहराना चाहूंगा कि आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कोई गलती यहां नहीं है, इस ऑब्जेक्ट की कोई गलती नहीं है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़िया तरीके से लगाई गई, ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से उसका स्वागत करता है, परंतु परंतु टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि डोमेन्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यह बात बहुत सत्य है, अगर आप किसी मैग्नेट को ज्यादा गर्म करोगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा, डोमेन्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अपनी पृथ्वी को ही ले लीजिए, क्या आप जानते हो कि आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है? तो अगर आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन बर दिन बनते जा रहा है तो क्या आप सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं? बिल्कुल नहीं। ग्लोबल वार्मिंग तो एक बहुत छोटा सा टेंशन है, ऐसे छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन है। पर तुम जानते हो सबसे बड़ा टेंशन क्या? अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा, क्योंकि अर्थ के पास भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो आप कैसे कम्युनिकेशन करोगे? आप कैसे एक जगह दूसरी जगह पे जाओगे? अर्थ कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्रिएट करके हमको चीजें बता पाएगा? तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक अच्छी तरह से चीज है ही, पर टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भी लूज कर सकता है। ऐसे सब फैक्टर्स का ध्यान मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रखता है। मेजर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसको समझ में आया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? M इज इक्वल टू ची टाइम्स एच, ची टाइम्स एच, ये रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? पक्का? Magnetic susceptibility is not an instrument, it is a measure. मेजर मतलब वो एक क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, किसी का सवाल है सर ची की वैल्यू क्या होती है? हर एक बंदे के लिए अलग अलग होती है, हर एक बंदे के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? परसेंटेज में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आप देखेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल क्या ची के बारे में आपका ध्यान क्लियर है?
अगले मेरे स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से देखना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M की जगह पे हम लिख रहे हैं ची टाइम्स H। B बराबर म्यू नॉट H 1 प्लस दिस, क्योंकि यहां से मैंने H को कॉमन ले लिया, अंदर 1 प्लस ये बचेगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब और एक धमाका मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से उस धमाके को सुनना। 1 प्लस ची जो आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज म्यू नॉट H। 1 प्लस ची is actually called as mu r. This is called as mu r. Mu r can be written as 1 plus g. What is mu r? आपने म्यू नॉट के बारे में सुना हुआ है, परमिएबिलिटी। व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर क्या किसी ने सुना है कभी? इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी। वैसे परमिएबिलिटी 3 तरह की होती है, एक होता है सिर्फ म्यू, एक होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब क्या होता है? म्यू नॉट मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी वैक्यूम में देखी जाती है। म्यू इज कॉल्ड एज जस्ट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी कि वैक्यूम को छोड़ के अगर आप कोई भी और मीडियम ले ले, मीडियम यानी कि एयर ले ले, पानी ले ले, सॉलिड ले ले, किसी भी और चीज की, किसी भी और वस्तु की अगर आप परमिएबिलिटी निकालेंगे तो आप वो म्यू में निकालते हैं। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आप वैक्यूम की निकालती है म्यू नॉट में। और अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना चाहते हैं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। यानी कि म्यू का फॉर्मूला हो सकता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। वर्ड में ही छुपा हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव यानी कि वैक्यूम और किसी मीडियम को अगर आप कंपेयर करके परमिएबिलिटी निकालना चाहते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब मैं ये भी जानता हूं, ये भी शायद आपने पहली बार सुना होगा। सुना है नहीं सुना? पर क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं? एब्सोल्यूट मतलब आप वैक्यूम में बात कर रहे हो, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम मतलब वैक्यूम छोड़ के किसी और मीडियम की आप परमिएबिलिटी निकाल रहे हो, और अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी मिलेगा। जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो 1 प्लस ची के बराबर होता है। और अभी अभी आपको पता चला कि अगर आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर करते हो तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर किसके बराबर होता है? म्यू। म्यू यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। तो अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे तो यहां पे आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ चुका है, तो उसको आप लिखोगे म्यू, राइट? इंटू बचा क्या? एच। तो आपने क्या किया है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू लिख दिया। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जिसके लिए आप तड़प रहे थे। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको इस वाले बंदे को दिमाग में रखना है। ये वाला बंदा आपके बिहेवियर को बताता है, वो बंदा कैसा बिहेव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। बिहेवियर परसेंटेज में भी हो सकता है, जैसे अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो ची की वैल्यू 0.0023% या फिर 2.3 इंटू समथिंग ऐसी वैल्यू आती है। बिहेवियर मतलब नॉर्थ टू साउथ जाता है।
बिहेवियर का मतलब नॉर्थ टू साउथ जाता है नहीं। विजय, मैंने कब बोला बिहेवियर का मतलब नॉर्थ टू साउथ जाता है या नहीं? ये क्या बोल रहे हो आप? ये कहां से आ गया? बिहेवियर का मतलब समझते हो आप? यू अंडरस्टैंड व्हाट बिहेवियर मीन्स? बिहेवियर का मतलब होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो बंदा कैसा उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्वागत कर रहा है, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल दूं आपको? यू वांट एन एग्जाम्पल फॉर इट? ध्यान से मेरी बात सुनना। टोटल 4 दोस्त है। 4 दोस्त में से 3 दोस्तों ने मूवी का टिकट निकाल लिया है। इन 3 दोस्तों का प्लानिंग है कि वो हमारे एक बचे हुए दोस्त के घर पे जाएंगे और उसको मनाएंगे कि तू मूवी के लिए हमारे साथ चल, और हमने 4 टिकट निकाल लिए, मतलब टोटल मूवी के टिकट्स 4 हैं। ये 3 दोस्त इसके घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी खुलती है। दरवाजा खुलने के बाद आंटी सामने आती है। तीनों दोस्त बोलते हैं आंटी जी नमस्ते। आंटी जी बोलते हैं बेटा अंदर आओ। ये 3 दोस्त अपने एक दोस्त को बोलते हैं बेटा 4 मूवी टिकट, धमाल मूवी है, चल। ये बंदा बोलता है घर पे पापा है बेटा, मैं मूवी के लिए नहीं आ सकता। क्या आपका बिहेवियर आपके दोस्तों के आने के बाद आपके पापा पे डिपेंड करता है? हालांकि हालांकि आप इतने मंझे हुए कलाकार हो कि आपका मूवी जाने का 100% मन है, आप मूवी जाना चाहते हो। आपके जो दोस्त हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह आपके घर में प्रवेश करते हैं, और आप अपने डोमेन्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशाओं में मुड़ने को तैयार है। यानी कि आप मैग्नेटाइज होने के लिए तैयार हो, आप मूवी जाने के लिए तैयार हो, पर घर में पापा है। अब आपके बिहेवियर में चेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट दैट डू यू वांट टू टर्न योर डोमेन्स और नॉट। यू वांट टू टर्न योर डोमेन्स बट यू आर नॉट एबल टू टर्न योर डोमेन्स बिकॉज ऑफ योर फादर। और आप अपने फादर से कितना डरते हो, या आपके फादर घर में हैं तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ेगा, वो हम इस ची नाम की क्वांटिटी से पता लगा लेंगे। ये ची हमें यह बता देगा कि पापा होने की वजह से तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। वही अगर घर में पापा नहीं होते बेटा और खाली मम्मी होती, तो अभी तक से तुम मूवी थिएटर में होते। और कोई एग्जांपल दूं कि सबको ची का मतलब समझ में आ रहा है? समझ में आया? बिहेवियर का मतलब समझ में आया किसी को? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? तो तुम्हारे दिमाग में अगर ची डन है तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ म्यू आर, म्यू और म्यू नॉट डन करना है। म्यू नॉट के बारे में तब बात करते हैं जब वैक्यूम होता है, म्यू के बारे में तब बात करते हैं जब वैक्यूम छोड़ के कोई और मीडियम होता है, और म्यू आर के बारे में तब बात करते हैं जब आप इसका और इसका रेशियो लेते हैं, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो 1 प्लस चाय को, चाय बोल रहा हूं, ची को चाय भी बोलते हैं, 1 प्लस ची चाय को जब तुमने म्यू आर सब्स्टिट्यूट किया तो फिर उसके बाद म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज म्यू। खत्म, फाइनल फॉर्मूला डन। क्या गल है? क्या गल है? समझा रे बाबा? तुमको यकीन नहीं आएगा मैं तुमको 1 घंटे में कहां से कहां लेके आ गया। तुमको सच में, तुम अभी एक्चुअली बच्चे हो, तुमको पता नहीं चलेगा कि मैंने तुमको 1 घंटे में क्या पढ़ा दिया। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पेज था जो 1 घंटे में मैंने तुम्हारे दिमाग में फिट किया है। सोचो तुमको कितना प्यार से मैं कहां से कहां उठा के लाया। सोचो, देखो
कहां थे तुम जरा स्टार्टिंग में ना, इलेक्ट्रॉन पे थे, जरा देखो ना लेक्चर की शुरुआत तो देखो कहां से हुई है, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से, इलेक्ट्रॉन, डोमेन, है ना, और ये डोमेन अलग है, वो डोमेन अलग है, अच्छा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ऐसा होता है, वैसा होता है, फिर क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला भी रख दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि ये फॉर्मूला मैं कहीं पे ऐसे यूज करूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं फॉर्मूला ऐसी जगह पे यूज करूंगा, उसका इतना बड़ा महत्व होगा। मैग्नेटाइज, अच्छा तुम कितने मैग्नेटाइज हुए हो, डायरेक्ट टोराइड सोलोनॉइड, धीरे 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 माहौल बनाते हुए, उठाते हुए फाइनल। जहां मुझे लगता है कि माहौल में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वहां मैं एग्जांपल्स ऐड कर देता हूं। अब तुम्हें पता चलेगा कि यहां पे टेम्परेचर पापा का रोल प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा आना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है कि ये बंदा मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता, पर ये भाई दो टेम्परेचर है, इनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। सो ये उन लोगों के लिए टिप था जो अगर एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं। इफ somebody wants to become a teacher, teaching is an art। ये एक आर्ट है जो आजकल आर्ट बचा ही नहीं। आजकल टीचिंग इज समथिंग लाइक पता नहीं क्या। सो इफ somebody, यश बोलता है टीचिंग इक्वल टू पैसा। यश बोलता है टीचिंग इक्वल टू पैसा। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक टीचिंग इक्वल टू पैसा रे? No, what I'm saying is if somebody if they have in their mind कि मेरे को एक टीचर बनना है, so this journey what I'm telling you right now, ये मैंने भी सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं वक्त के साथ, मैं जब पैदा हुआ था उसी समय मेरे अंदर ये था। कभी तुम लोग को पक्का स्टोरी बताऊंगा कि मैं टीचर क्यों बना, ठीक है, कभी पक्का स्टोरी बताऊंगा तुम लोग को। तो टीचिंग में जो आर्ट है ना, वो पहले सीखो। टीचिंग में आपकी वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपकी जब आवाज निकलती है तो सामने वाले को वो आवाज सुन के ही उसकी आवाज में वो चीज होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके वॉइस वेरिएशन पे काम करो कि आप अपने वॉइस को कैसे वेरिएशन करें। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप अभी बच्चे हो, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, पर हो सकता है कि कभी ना कभी आपको टीचिंग करना पड़े। आप अगर किसी आईटी कंपनी में भी जॉब के लिए चले जाओगे तो आईटी कंपनी वाले भी आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। आप एक आईटी कंपनी के मैनेजर पोस्ट पे भी चले जाओ, आपको अपने सीईओ को प्रेजेंटेशन देके समझाना पड़ेगा कि हम ये कैसे करते हैं, हम वो कैसे करते हैं, हमें आगे कैसे कोई चीज करनी चाहिए। वहां पे भी आपकी टीचिंग स्किल्स काम आएगी। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ टीचर बनने के लिए टीचिंग स्किल काम आएगी, जरूरी नहीं है ऐसा। आपको लाइफ में कहीं पे भी आपकी टीचिंग स्किल्स काम आ सकती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि नेवर एवर थिंक कि सामने वाला इंसान जो बैठा है उसको सब कुछ आता है। अगर आपने ऐसा सोच के आपने अपनी टीचिंग की जर्नी शुरू की तो आप बेवकूफ हो। मैं कभी सोचता ही नहीं कि तुम्हें कुछ आता है। मैं धीरे धीरे माहौल क्रिएट करता हूं, मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस क्रिएट करता हूं। उसके बाद मुझे पता है कि कब तुम्हें डुबकी लगानी है पानी के अंदर, कब तुमको पानी के अंदर से निकालना है, कब तुम्हें डीप अंदर पानी के अंदर लेके जाना है। मैं जानता हूं तुम लोग तैरना नहीं जानते, पर तैरना मैं जानता हूं। तो मैं तुम्हें बहला फुसला के थोड़ी थोड़ी बातें यहां वहां बता के एक ऐसा माहौल क्रिएट करता हूं, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता हूं जिस इल्यूजन से तुम्हें बाहर आने के लिए टाइम लगेगा। और अभी भी तुम उस इल्यूजन में हो, तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा कि लेक्चर कहां से शुरू हुआ था और लेक्चर कहां आके खत्म हुआ है और तुमने कितनी बड़ी चीज पढ़ ली। तो जब तक तुम ये इल्यूजन, जब तक तुम ये हिप्नोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे टीचिंग में वो दम नहीं आएगा। अब जब मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया, अगर इसके बाद तुमने एक बार भी इस टॉपिक का रिवीजन कर लिया या तुमने यूट्यूब से इसका एक बार वीडियो देख के नोट्स बना लिए, आई गारंटी यू दैट तुम इस टॉपिक के मास्टर बन जाओगे। बिकॉज अभी तुम्हें मैं गारंटी देता हूं, अभी 60% चीजें तुम्हारे दिमाग में है। यू नो 60% ऑफ द चीजें, छोटी छोटी बातें, बस ची को थोड़ा देखना है, 1 प्लस ची क्या होता है वो देखना है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी देखना है, थोड़े थोड़े हेवियर टर्म्स है, वो 40% का रोल प्ले करते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस, ये हर बार ऐसा ही होता है।
बस तुम क्या करते हो, तुम ये 60% के आगे जाते नहीं हो, और ये 60% डे बाय डे कम होते 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 0% पे आ जाता है। और तुम्हें लगता है फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें लगता है सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे टॉपिक से हटके बात बोल दी मैंने, कोई बात नहीं। क्या ये टॉपिक डन है? हाँ, टीचिंग इक्वल टू पैसा तो है, पर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इफ इफ there was a charge, there was some money, would you be sitting here? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि if something is provided in free, if something is given to you in free, then you don't care about it? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? You become less, you take the things for granted. What do you think? Some people they might not, some people they might. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे ग्रुप में जिन्होंने एक लेक्चर मिस नहीं किया आज तक। मैं जानता हूं एक लेक्चर मिस नहीं किया किसी ने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे। बट डोंट यू फील दैट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट? एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग, दिस इज द वर्स्ट पार्ट, दिस इज द वर्स्ट पार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। बट देयर आर सम स्टूडेंट्स, आई नो, उन्होंने स्टार्टिंग से मेरा एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, कोई बात। चलो डन है, ये टॉपिक डन है। लेट मी गेट यू बैक टू वन मोर थिंग। थोड़ा इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं, जो स्टार्टिंग का हमारा टॉपिक था, वो एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हम एक और छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के ऊपर खत्म कर लेते हैं, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बस 5 मिनट का टॉपिक है, अगर वो तुम्हें समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, लेट मी टेक द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस लेट मी टेक इट एज r। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे करंट की बात करूं, I, ठीक है, तो मैं यहां पे फ्लो होने वाले करंट को कैसे लिखूंगा? हाउ विल आई राइट द करंट दैट इज फ्लोइंग हियर? करंट विल बी Q by T, चार्ज अपॉन टाइम। यू नो दिस थिंग बिकॉज करंट का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यू नो दिस वेरी वेरी थिंग। सो मैं करंट को लिख सकता हूं क्या? E by T, बिकॉज जो चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है। सो मैं करंट को लिख सकता हूं E by T, एब्सोल्युटली मैं लिख सकता हूं। ठीक है, T आप जानते हैं T को बोला जाता है टाइम पीरियड। T को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। आप ये भी जानते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स नाम के चैप्टर्स हम लोग ने पढ़ रखे हैं। तो आप करंट को लिख सकते हो E अपॉन T की जगह पे नीचे 2 पाई आएगा, ऊपर ओमेगा आएगा, बराबर। और आप एक और चीज जानते हो ओमेगा के बारे में, ओमेगा कैन बी रिटन एज V बाय आर। तो एक काम करो, आप ओमेगा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो V और नीचे हो जाएगा 2 पाई आर। इस इक्वेशन को कलर करो और इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, जिसका अभी हम थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। एक क्विक रिकैप, हमने क्या बात की? हमें पता था कि करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, हाँ, अब मुझे इतना मैसेज आ रहे हैं तो मुझे कमेंट पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत मेरी तारीफ हो रही है तो कृपया ध्यान दीजिए।
कुछ लोगों ने लिखा है कमेंट में, तो आई होप यू वोंट माइंड इफ आई टेल यू माई तारीफ। सर आप बहुत अच्छा रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, आपकी वजह से फिजिक्स और मैथ सिंपल हुआ, थैंक यू सो मच। एंड मुस्कान है, शी इज फ्रॉम अ प्लेस, सी सेइंग कि सर हमारी प्रीलियम थी 33 2021, 33 मतलब 3 फरवरी मार्च में, मार्च के आसपास उनकी कोई प्रीमियम होगी। तो शी सेइंग कि शी हैज स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट इन द प्रीलिम्स इन द स्कूल, सेकंड हाईएस्ट। एंड शी सेज कि सर मैंने सिर्फ आपके नोट्स पढ़े, एंड शी हैज स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट इन द प्रीलिम्स। माँ कसम, ये तो तुम लोग धमाल कर रहे हो। इसका मतलब अपन फिजिक्स में एक आधा टॉपर ढूंढ सकते हैं यहीं से, अपने ग्रुप में से एक आधा बंदा, फिजिक्स क्या पूरा ही पीसीएमबी में एक टॉपर एक आधा ढूंढ सकते हैं अपन, इधर से मिल जाएगा अपने को एक आधा टॉपर, क्या बोलते हो? तुमने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली है कि नहीं, अपने ही कोई ग्रुप में से एक आधा टॉपर मिल सकता है अपने को, बराबर है कि नहीं? हो सकता है अगर आप सच में रेगुलरली अगले 20-25 दिन अगर आप मेहनत करते हैं, सो कुछ ना कुछ तो धमाल हो सकता है। एंड अगर अगर मैं हर बार ये कहता हूँ, मैं तुम लोग को भी एक कहता हूँ, मैं तुम लोग को एक बात कहता हूँ, मैंने बहुत बार ये चीज बहुत लोग को कही, लेक्चर कहीं और ही चले जाता है, मुझे इस बात का टेंशन है। एक काम करूँ क्या, पहले निपटा लूँ क्या 2-3 फॉर्मूले, एक बात मेरे को बतानी थी, ठीक है? यस यस यस, शिबू यू क्या बताने की थी मेरे को, बात पता है क्या मेरे को? ये बात बताने की थी, मैं हर साल ये हर हर जो 12th स्टैंडर्ड के मेरे बच्चे होते हैं ना, मैं उनको ये पक्का ये बात बोलता हूँ कि अगर ऊपर वाला करे ऐसा ना हो, बट अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि योर बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से नहीं गए, आई होप दिस डजंट हैपन, लाइक अच्छे से ना जाना मतलब लाइक यू हैव अ थिंग इन योर ब्रेन की, यू हैव अ थिंग इन अ ब्रेन की यार मैं शायद फेल हो जाऊं, इतने बुरे आपके एग्जाम्स गए, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए, तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो अपना एंट्रेंस का अपन धमाल करने वाले हैं, उस एंट्रेंस के धमाल में भी तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, बिकॉज तुम इधर ही इतने डिप्रेशन में आ जाओगे कि तुम्हारा दिमाग बार बार तुमसे कहेगा साला अपना बोर्ड एग्जाम ठीक से नहीं गया, पास होने के अपने वांदे, अच्छे मार्क्स आने के अपने वांदे, पता नहीं अपन एमएसटी सीटी या जेई के 55 या 65% के क्राइटेरिया में बैठते हैं कि नहीं बैठते, काय को अपन एंट्रेंस की पढ़ेगा, मतलब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुमको इधर डिमोटिवेट करना शुरू कर देगा। तो वो जो प्लानिंग मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा था कि 11 मई के बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और 1 अगस्त तक हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो ये प्लानिंग एग्जीक्यूट होने के लिए तुम्हारा बोर्ड एग्जाम अच्छी तरह जाना बहुत जरूरी है। एंड मैं लिख के देता हूं ये बात तुमको, 11 मई को मैं तुमसे ये बात जरूर पूछूंगा कि अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम अच्छा गया, मैं लिख के देता हूं तुम एंट्रेंस के लिए इतने पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के लिए पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ आओगे कि तुम बस चाहोगे कि सर तुम पढ़ाओ, 80 दिन हम मेहनत करते हैं, बस कुछ धमाल करते हैं, हम एमएसटी सीटी निकालते हैं अच्छे परसेंटेज से, कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फी भी कम हो जाए, 4 साल में मेरा इंजीनियरिंग हो जाए या मेरा नीट हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज से किसी से जहाँ पे फीस कम होती है, मेरे माँ बाप को थोड़ा कम त्रास मिले ताकि मेरी फीस कम है, वरना सर वैसे ही प्राइवेट में इतनी हैवी फीस हम लोग भर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि मुझे गवर्नमेंट टाइप का कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए जिसमें फीस भी कम है, हॉस्टल की चार्जेस कम है, और मेरा 4 साल इजीली निकल जाए और बाद में जाके कुछ धमाल हो जाए। अगर तुम्हारा ये एम है तो बेटा थोड़ी मेहनत अभी से शुरू करो, गिव द बोर्ड एग्जाम्स अ गुड शॉट, अच्छी एग्जाम्स जानी चाहिए, उसका इम्पैक्ट तुम्हें एंट्रेंस की पढ़ाई पे मिलेगा, और मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि 80 दिन में एमएसटी सीटी जैसा एग्जाम निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, एमएसटी सीटी जैसा एग्जाम निकाला है बहुत लोगों ने, एंड बहुत बढ़िया कॉलेज मिल सकते हैं तुम्हें, महाराष्ट्र के सबसे टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं तुम्हें एमएसटी सीटी के थ्रू,
अगर आप जेई जैसे एग्जाम के पीछे नहीं भी भाग रहे हैं, सिर्फ एमएसटी सीटी के बेसिस पे भी आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज ले सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। कम फीस, गवर्नमेंट कॉलेज, कम फीस, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा है वहां पे। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सुनोगे तो बेटा अभी से भाग जाओगे। तो यार मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा ट्वेल्थ को सीरियसली लो, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा लो। बस अपने बोर्ड एग्जाम्स में यार फालतूगिरी मत करके आ जाना यार, वरना फिर 11 मई को फिर मैं ही तुम्हारा डिप्रेशन का साथी बनूंगा। मेरे मेरे पास आके चिल्लाओगे, सर ऐसा जाला तसा जाला, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर अब क्या करूं, तब क्या करूं। आदित्य कामले, अगर आपको पढ़ाई करते वक्त बोर होता है तो अभी क्या बोलूं मैं आपको, कर लो ना, 20-25 दिन बाकी है, थोड़ा फोकस लेके पढ़ लो, है कि नहीं? थोड़ा फोकस लेके पढ़ लो। बस लाइफ में 3-4 साल ही ये मेहनत करने के लिए होती है, एक बार जॉब वॉब लग गया उसके बाद क्या अलग ही तरह की मेहनत शुरू हो जाती है। उसमें थोड़ी ना कुछ आपको और करना है। अभी पढ़ाई कर लो थोड़ा, 20-25 दिन है, लो ना, ब्रेक ब्रेक लेके पढ़ो पूर्वा, क्या फर्क पड़ता है। 1 घंटा पढ़ो, उसके बाद 20 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट ब्रेक लो। कौन बोल रहा है आपको एक साथ 3-3 घंटा पढ़ना? 50 मिनट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसीएमबी अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं हर बार एक ही चीज गुनगुनाता हूँ, आधे लोग तो थक गए होंगे मेरा प्लानिंग सुन के। आई हैव रिपीटेड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, आई रिपीट इट अगेन फॉर यू। अभी जो आपके पास टाइम बचा है, इट इज डायरेक्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 मैथ्स के, और अगर आपके पास बायोलॉजी है तो 10 क्वेश्चन बायो के। पर डे 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। दिस शुड बी योर पर डे का टारगेट। अब ये 40 क्वेश्चन आप 2 घंटे में करते हो या 24 घंटे में करते हो, वो आप जानो और आपका दिमाग जाने। एक बार ये 40 क्वेश्चन खत्म हो गए, आपके दिन की पढ़ाई खत्म हो गई। 40 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रीड किया और काम खत्म हो गया। ये 40 के 40 क्वेश्चन आप राइट करेंगे, रीड तो करना ही है। यू विल राइट दिस 40 क्वेश्चन एंड यू विल से सर 40 क्वेश्चन लिखने में मुझे सर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। तो आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ हो। 40 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 24 घंटे बहुत ही कम है। आप अगर आप अगर आराम से बैठते हो ना, तो भी दिन में 5 घंटा इन्वेस्ट करके, 5 से कम घंटा इन्वेस्ट करके आप 40 क्वेश्चन दिन में कर सकते। दिस 40 क्वेश्चन में फिजिक्स के हो सकते हैं कि 5 थ्योरी उठा लिया आपने, 5 आपने न्यूमेरिकल उठा लिया। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये 40 क्वेश्चन कहां से लाओ? आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, वो उठा लो। आपके पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके 12 स्टैंडर्ड्स के बोर्ड के, वो उठा लो। उसमें से 10 फिजिक्स के ले लो, 10 कोई भी चैप्टर को उठा लो, भले मैंने पढ़ाया हो ना पढ़ा, उठा लो, रीड इट, स्टडी इट, गिव इट अ थॉट। जब तक ये नहीं फॉलो करोगे बेटा, तब तक कुछ नहीं होना। आजकल का बच्चा क्या करता है, चैप्टर ओपन करता है, पहला पेज देखता है, ओ हो रोटेशनल डायनामिक्स, पहला पेज पढ़ता है, दूसरा पेज पहुंचने तक यहाँ पे वो सो जाता है। ये है तुम्हारी पढ़ाई आजकल के बच्चे की। अभी मैंने तुमको जोश दिया ना, अभी ये जोश जोश में तुम एक आधा चैप्टर उठा लोगे, पहला पेज पढ़ोगे, दूसरे पेज के अंत तक आने तक बिस्तर में उड़ के सो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास कोई टारगेट ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टारगेट आज पूरा करना। अगर तुम्हारे दिमाग को पता है कि भाई मेरे को किसी भी कीमत पे आज 40 क्वेश्चन करने का है, तो तुम्हारे दिमाग के पास एक टारगेट है, और ये टारगेट बहुत छोटा है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत ही छोटा टारगेट। इस 40 क्वेश्चन में थोड़ी ना तुम सारे के सारे 5-5 मार्क के करोगे। कोई 2 मार्क का होगा, कोई 1 मार्क का होगा, कोई 5 मार्क का होगा। तो इट्स वेरी इजी टू कंप्लीट द 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन पर डे। बस ये करो, 20 दिन 25 दिन है तुम्हारे हाथ में, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक से करो, क्वेश्चन बैंक पूरा टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन बैंक कर लिया पूरा टेक्स्ट बुक हो जाएगा। पीवाईक्यू से करो, जो उठा के करना है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू।
मिला प्लानिंग, मिला बेस्ट प्लानिंग है, हर किसी को ये प्लानिंग देता हूँ मैं। अगर तुम ये कहानी में लग गए बेटा, तो आई गारंटी 25 दिन में ऐसा चमत्कार देखोगे कि तुम खुद शॉक हो जाओगे। हाँ, चलो इसको आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बस इसके आगे थोड़ा कुछ एक बाकी है और एक आधा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बाकी होगा, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। चलो बाय। डालता हूँ विजय, डालता हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, डालता हूँ, यूट्यूब पे आएगा, सब कुछ आएगा, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इंजीनियरिंग के भी एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग वालों को भी संभालना है, बाकी भी हैं शेड्यूल्स, आप लोग भी हैं, तो कैसा है, सुबह के 6-7 बजे से रात के 9 या कभी कभी 10 साढ़े 10 बजे तक छुट्टी मिलती नहीं है, बस बीच में छुट्टी मिलती है, उसमें थोड़ा खाना वाना हो जाता है, थोड़ा 1 घंटा सो लेते हैं, बस उतना ही चल रहा है, वरना अभी इंजीनियरिंग का भी दिमाग पे है, क्योंकि इंजीनियरिंग के भी अगले महीने से एग्जाम आ रहे हैं, आप लोग भी हैं, तो बहुत ही सब चीज़ें चल रही हैं। सर आप कौन से स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं? सब पढ़ाते हैं भाई हम, बचपन से लेके इंजीनियरिंग तक सब पढ़ा देते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.5 कब अपलोड करें? करते हैं सब अपलोड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.5 नहीं आया ना, सब करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी अपलोड कर देता हूँ, और 11th वालों का भी लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, उसको भी अपलोड करना है, कर देता हूँ, ठीक है। जिन्होंने फीडबैक नहीं दिया, आपके व्हाट्सएप पे फीडबैक आया हुआ है, प्लीज़ उसको क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप का जो अपना ग्रुप है उसमें फीडबैक आया हुआ है, प्लीज़ क्लिक कीजिए, फीडबैक दीजिए, जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको ऑनेस्टली अच्छी तरह से जवाब दीजिए, मस्ती मत करिए उन सवालों के साथ, मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ मस्ती में कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मस्ती अपनी जगह पे, ऑनेस्ट चीज़ें अपनी जगह पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, और 11 मई के बाद मिलते हैं धमाल करके। चलो बाय।